हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं उसमें 1 मार्क, 3 मार्क और 8 मार्क क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। उस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स, जो कि क्लास 11th हिस्ट्री बुक से है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जस्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इतना बोलूंगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। First question है, what is the name given to the economic, political and social relations that existed in medieval Europe? medieval का मतलब क्या होता है? जो मिडल टाइम रहा है, और उस टाइम के यूरोप में जो वहां पर एक सिस्टम डेवलप हुआ, उसे चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल रिलेशंस का सिस्टम कहें तो उसको क्या नाम दिया गया था? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फ्यूडलिज्म। क्वेश्चन 2 है, हु वर फ्रैंक्स? फ्रैंक्स कौन थे? तो ये एक जर्मैनिक ट्राइब था। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है जर्मैनिक ट्राइब है। क्वेश्चन 3 है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड? इंग्लैंड के अंदर अगर फ्यूडलिज्म आया तो उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है द फ्रेंच किंग विलियम। क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट जो है। और द थ्री ऑर्डर्स कंप्राइज्ड ऑफ, यहाँ पर इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। जो फोर्थ का ए पार्ट है, वन पार्ट है, उसमें टू ऑप्शंस तो आपको गिवन है, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। इस ब्लैंक में आप क्या यहाँ फिल करेंगे? तो यहाँ जो थ्री ऑर्डर्स, जिससे हम कह सकते हैं कि चैप्टर का टाइटल जो आपका गिवन है, तो उसमें आता है जो राइट आंसर है वो है क्लर्जी। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री, ये थ्री ऑर्डर्स से जिनकी यहाँ पर बात की गई है। और क्वेश्चन 2 देखिए, द डैश हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सोशल ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी? किसका जो है कंप्लीट कंट्रोल था ओवर द सोशल ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी? तो यहां हम कहेंगे क्लर्जी का कंट्रोल था, वो भी राइट आंसर क्लर्जी है यहां पर। क्वेश्चन 3 है, 4 का ही थर्ड पार्ट है, द डैश कुड नॉट लीव द एस्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स? अब यहां पर राइट आंसर क्या है? तो आपको याद भी होगा, सर्फ्स की बात हुई है, SERFS, सर्फ्स की बात हुई है, वो राइट आंसर है यहाँ पर। और क्वेश्चन 5 में ट्रू फॉल्स है, यहाँ स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, गिल्ड्स वर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 11th-12th सेंचुरी फॉर म्यूचुअल एड। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो गिल्ड्स हैं वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो फॉर्म्ड हुई थी 11th और 12th सेंचुरी में फॉर म्यूचुअल एड? तो यस, हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऐसे ही जो 5 क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट है, कैथेड्रल वर स्मॉल चर्चेस बिल्ट इन फ्रांस ड्यूरिंग 12th सेंचुरी। जो कैथेड्रल है, स्मॉल चर्चेस थी जो बनी थी 12th सेंचुरी में फ्रांस में। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। कैथेड्रल एक्चुअल में बहुत बड़ी चर्चेस थी। और क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पर 5 का सी पार्ट, फ्यूडल एयर मेक फ्री वॉज ए पॉपुलर सेइंग ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म। फ्यूडल एयर मेक फ्री, ये एक पॉपुलर सेइंग थी, एक कहावत थी ड्यूरिंग द फ्यूडलिज्म। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के लिए, विच फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 14th सेंचुरी क्राइसिस? अगर 14th सेंचुरी की क्राइसिस की बात करें तो वो क्या फैक्टर था जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हुए, मींस इन्वायरमेंटल चेंजेस। क्वेश्चन 7 देखिए, विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशन स्टेट? यानी कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ नेशन स्टेट के लिए? तो यहां पर हम कहेंगे एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ मिडिल क्लास। फ्यूडलिज्म का एंड हुआ और उसके बाद जो है मिडिल क्लास का आना हुआ। तो ये वो 7 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी आपको वीडियोस दे चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देख सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी हमारे हैं। और यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क की सीरीज में, वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एब्सोल्यूट मोनार्कीज, व्हाट लेड टू देयर राइज? अब आपको ये बताना है कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज का मतलब क्या होता है और किसकी वजह से उनका राइज हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा उसमें आता है, जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी वो सेंट्रलाइज थी, यानी ये कह सकते हैं कि उनके अपने हाथों में सारी पावर थी। तो जबकि हम देखते हैं जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें क्या होता था, डिसेंट्रलाइजेशन था और डेवोल्यूशन था अथॉरिटी का। लेकिन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज में जो सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर थी वो सिर्फ मोनार्क के हाथ में थी। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लुइस 16 का जो कि फ्रांस के थे, या हेनरी 7th ऑफ इंग्लैंड है, या फर्डिनेंड ऑफ स्पेन है।
तो अब ये देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर देयर राइज। तो सबसे पहला अगर फैक्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वसलेज, यानी जैसे ये सिस्टम जो है थोड़ा सा खत्म हुआ तो ऑफकोर्स उसकी वजह से जो है मोनार्की का आना हुआ। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप दे सकते हैं इसमें, और एक एग्जांपल और दे सकते हैं जैसे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया सच एज आर्टिलरी एंड गन पाउडर। तो ये कुछ एक रीजन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द पीजेंट अनरेस्ट इन द 14th सेंचुरी। अब पीजेंट अनरेस्ट के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जो 14th सेंचुरी में हुआ, इन व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे जो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो है बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी में जो एक चेंज आया था वो ये था सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। उसका रीजन क्या था, क्लाइमेट चेंज हुआ। ये ऑलरेडी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 14th सेंचुरी का क्राइसिस क्लाइमेट चेंज था। एंड सेकेंड रीजन था ओवर पॉपुलेशन थी, दैट ऑल्सो लेड टू मैनी डेथ्स ड्यू टू द स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है, हंगर। ऐसी जो टाइम पीरियड है 1347 टू 50 के बीच में, वहां पर प्लेग, बुबोनिक प्लेग उसको हम कहेंगे, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ यूरोप की पॉपुलेशन जो है खत्म हो गई थी, और इसको ब्लैक डेथ का नाम भी दिया गया। ऐसी जो डीपॉपुलेशन की बात करें और शॉर्टेज हो गई लेबर की, लेड टू द राइज इन वेजेस, और इसी वजह से जो है एग्रीकल्चर के प्राइस भी गिर गए। एंड दिस लेड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इनकम ऑफ द लोड्स। तो इसकी वजह से जो वहाँ की हालात हैं वो ज़्यादा बिगड़ गए, और वहाँ हम कह सकते हैं पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। क्वेश्चन 3 देखिए। न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया वर डेवलपिंग, व्हाट वाज देयर इफेक्ट। अब उन ट्रेड रूट्स का जो है इफेक्ट भी बताना है, और वो डेवलप हो रहे थे वो भी आपको बताने हैं। तो 2 पॉइंट हैं, 1.5 के इनके आंसर आपको देने हैं। तो बाय द 11th सेंचुरी अगर देखिए जो न्यू ट्रेड रूट्स हैं विद वेस्ट एशिया वो डेवलप हो रहे थे। जो स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स हैं वो सेल कर रहे थे साउथ फ्रॉम द नॉर्थ सी टू एक्सचेंज फर्स एंड हंटिंग हॉक्स, और किसके बदले में, क्लॉथ के। इंग्लिश ट्रेडर्स जो हैं वो भी आए जो इनको यहाँ टिन को सेल करने के लिए। और फ्रांस में देखिए तो 12th सेंचुरी में कॉमर्स और क्राफ्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गए थे। और इससे पहले क्राफ्ट्समैन के बारे में कहा गया है कि वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे फ्रॉम मैनर टू मैनर, एंड नाउ दे फाउंड इट इजियर टू सेटल इन वन प्लेस, जहां पर उनको एक प्रॉपर मार्केट मिल गई। तो ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से उनको अपना ट्रेड करना थोड़ा इजी हो गया। और क्वेश्चन 4 देखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोमन कैथोलिक। ये आपको रोमन कैथोलिक के ऊपर जो है एक शॉर्ट नोट देना है। एक्चुअली में क्या थी, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न यूरोप में ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, और हेड ऑफ द चर्च है वो एक पोप था हु वाज एक्सेप्टेड एज द वाइकर ऑफ द क्राइस्ट। देखिए उसको क्राइस्ट का जो है रूप दिया गया कि ठीक है उनकी जगह पे हैं। और जब क्रिश्चियनिटी जो है वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट हो गई रोमन एम्परर के द्वारा एंड लेटर जो बारबेरियन चीफ्स के द्वारा, तो जो पोप है वो बन जाते हैं लीडर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड इन वेस्टर्न यूरोप। और बाय द 6th सेंचुरी अगर देखें तो पोप्स जो हैं दे वर द हेड्स ऑफ द चर्च एज द किंग्स वर हेड्स ऑफ देयर प्रिंसिपैलिटीज। तो पोप्स अक्सर जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते थे एंड कुड फोर्स द किंग्स टू ओबे ऑर्डर्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि पोप के पास इतनी पावर होती थी कि वो राजा को भी ऑर्डर कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के आपको आ सकते हैं। जैसे इस चैप्टर के अगर देखें तो व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप बेसिकली 4 फैक्टर्स जो हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला है डीपॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंज, जो वहां पर ज्योग्राफी में चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया, डीपॉपुलेशन हो गई, कम हो गई। सेकंड आप देख सकते हैं सोशल अनरेस्ट, और थर्ड आप देख सकते हैं मिलिट्री चेंजेस हुए जो वहां पर, और लास्ट आप देख सकते हैं इकोनॉमिक चेंजेस जो भी वहां पर हुए। ऐसे ही जो मुझे लगा कि आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूडलिज्म, यानी फ्यूडलिज्म वाज नॉट विदाउट मेरिट एंड डिमेरिट। तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने फ्यूडलिज्म के कुछ मेरिट्स भी हाईलाइट करने हैं, और डिमेरिट्स क्या होते हैं, उसकी जो कमियां होती हैं वो भी आपने बतानी है। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको 100% हेल्प करेंगे इस चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ,
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि व्यूज तो कुछ आ जाते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ पाते, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने वीडियो को लाइक किया। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।